हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फ्रीडम ऑफ लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाला है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आज फूड एंड सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह को रखा है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने अभी तक एफसीआई के बारे में जो भी वीडियोस बना है उसको नहीं देखा है तो मैं अपने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है चैनल के अंदर ही, आप उधर जाके भी देख सकते हो। अगर उधर नहीं जाना चाहते हो तो आपके लिए मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करके भी आप देख सकते हो। अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा हो तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मैं लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इधर थोड़ा वेट करिए, ओके। Which of the following personalities quoted, democracy is one of the people, democracy is of the people, for the people, by the people? जो ये डेमोक्रेसी का डेफिनेशन दिया है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये कौन सा पर्सनैलिटी ने दिया है? तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन और रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये डेफिनेशन दिया था अब्राहम लिंकन ने, जो 14 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे है आपका, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब एडॉप्ट किया था? अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है। एक होता है आपका इनेक्ट और दूसरा होता है आपका एडॉप्ट। तो एडॉप्ट किया था आपका 26 ऑफ नवंबर 1949 में, लेकिन जब ये एडॉप्ट करके बाद में ये इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 26 ऑफ जनवरी 1950 को। इसी दिन हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये वाला क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा आपको। नॉट, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम के प्रेशर में नोट को नहीं देखता है, इसको इग्नोर कर देता है, और जो गलत आंसर है वो मार्क करके आ जाता है। तो उसको उस वक्त आपको जब भी नॉट नो का जो वर्ड दिखाई दे तो उसको सर्कल करके रख देना चाहिए, क्योंकि वो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फीचर नहीं मैच करेगा? ओके, आपका है नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 में है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, रिस्पेक्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। तो क्या होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूल ऑफ लॉ भी होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो ये तो होगा ही होगा। उसके बाद सी को बाद में देखेंगे, रेस्पेक्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स ये भी होगा। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगा, क्योंकि इधर क्या होता है, पावर का डिवीजन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशियरी इन अ डेमोक्रेसी? जुडिशियरी में जुडिशियरी का डेमोक्रेसी में क्या रोल है? ऑप्शन है आपका, टू पास लॉज एंड मेक पॉलिसीज, टू represent the interest of the ruling party, to provide justice and protect the rights of citizens, to enforce military rule। जो ऑप्शन ए है आपका टू पास लॉज एंड मेक पॉलिसीज, ये तो करेगा आपका लेजिस्लेचर। ओके, उसके बाद बचा हुआ ऑप्शन 3 है हम लोग का, ये तो एलिमिनेट हो गया, इसको हम कट कर सकते हैं। टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी, ये भी नहीं होगा। टू प्रोवाइड जस्टिस एंड प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ये करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इन अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? ओके, नंबर 1 में है आपका, इट अलाउज सिटीजन्स टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज। नंबर 2 में है, इट एंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल पब्लिक ओपिनियन। नंबर सी में है, इट ग्रांट्स अनलिमिटेड पावर टू द मीडिया। नंबर डी में है, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द जुडिशियरी। सो इस चारों में से सबसे सुइटेबल ऑप्शन ए है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमिन्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? ये ज्योग्राफी से एक जगह का क्लाइमेट को डिटरमिन करने के लिए कौन सा ज्योग्राफिकल फैक्टर मेजर रोल प्ले करता है? ओके, ऑप्शन है आपका लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड, नंबर 2 है आपका सोइल फर्टिलिटी, नंबर 3 है पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर डी में है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड। ओके,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग विच सीजन। वेस्टर्न कोस्ट माने तो क्या होगा, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट हो गया, इंडिया के मैप में ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया। इधर है हम लोग का है अरेबियन सी, ओके, इधर है हमारा इंडियन ओशन, और इस साइड में है हम लोग का बे ऑफ बंगाल, ओके, बे ऑफ बंगाल इधर है। यानी कि वेस्टर्न कोस्ट में समर सीजन में क्या होता है, इधर से इस कोस्ट पे रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो किसकी वजह से होता है, साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि जून टू सितंबर में क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है इंडिया में। और ओके, मैंने आंसर भी बता दिया आपको, मानसून सीजन की वजह से इसमें क्या होगा, रेनफॉल होगा। और मानसून कब से कब तक लास्ट करता है, जून टू सितंबर, ओके। और केरला में सबसे पहला मानसून आता है इंडिया के सभी स्टेट्स में से, ओके। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया। सो आपको पता है डेजर्ट भी दो तरीके से होता है, एक होता है आपका हॉट डेजर्ट और होता है सेकेंडली कोल्ड डेजर्ट, ओके। तो जैसे कि आप देखते हैं इधर डेजर्ट, द थार डेजर्ट तो बहुत ही गर्म है, राजस्थान में है इंडिया के, और रन ऑफ कच्छ ये तो गुजरात में एक जगह है। डेक्कन प्लेट्यू भी डेजर्ट नहीं है, तो क्या होगा आपका लद्दाख, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख अभी एक यूनियन टेरिटरी है, पहले ये था एक जम्मू एंड कश्मीर के ही अंदर, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू रेफर टू द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, ये हम लोग को पॉपुलेशन चैप्टर में दिखाई देगा ये टर्म्स वगैरह, ओके। ऑप्शंस में आपका लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। एक पर स्क्वायर में कितना लोग रह रहा है एक जगह पे, तो उसका अनुमान को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन। इंडिया के 28 स्टेट्स में से सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल कौन सा स्टेट में रहते हैं, ओके। यानी कि एसटी पीपल का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में है, इंडिया में मिजोरम में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11। Which organization is responsible for maintaining buffer stock of food grains in India? Buffer stock माने क्या होगा, इमरजेंसी के लिए जो स्टोर करके रखेगा उसको हम क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक, ओके। तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है, ऑप्शन है आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR। यानी कि ये तो बी ऑप्शन को आप हटा दीजिए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के फूड के लिए क्यों देखेगा, इसको तो इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी तीनों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इधर डी में आपको देख रहा होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके हेडक्वार्टर के ऊपर बहुत सारा बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको देख लेना चाहिए कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट, which scheme provides food grains at subsidized rates to the economically weaker sections of society in India। जो सोसाइटी में इकोनॉमिकली वीक है उन लोगों के लिए सब्सिडाइज रेट पर कौन सा स्कीम के द्वारा फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट, ओके। तो ऑप्शन है आपका मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम को आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, ये तो स्कूल में होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में होगा आपका अंत्योदय अन्न योजना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन में AAY बोलते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका अंत्योदय अन्न योजना, ओके। इस योजना के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बिलोंग करते हो सोसाइटी में, तो आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 13 में है आपका विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट लर्न्स दी अंत्योदय। अभी हमने इस जो योजना के बारे में यानी कि स्कीम के बारे में डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट लर्न्स दी अंत्योदय अन्न योजना फॉर प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। यानी कि जो गरीब लोग हुए उन लोगों को खाद्य अन्न प्रदान करने के लिए कौन से स्टेट ने ये अंत्योदय अन्न योजना पहले बार इम्प्लीमेंट किया था, यानी कि लॉन्च किया था। तो ऑप्शन से आपका केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान।
Next question is which state has the highest production of rice in India? Okay, rice इंडियन स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शन है आपको उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल. सो द करेक्ट आंसर विल बी वेस्ट बंगाल. ओके, नेक्स्ट, National Food Security Act, very important question. National Food Security Act NFSA was passed in India in which year? जो National Food Security Act था इंडिया में कौन सा साल में पास किया गया? ऑप्शंस है आपका 2001, 2005, 2010, 2013. So the correct answer will be 2013. Next है question number 16. Which organization is responsible for implementing the mid-day meal scheme in India? जैसे कि आप जानते हैं स्कूल में मिड डे मील बांटा जाता है, तो ये मिड डे मील स्कीम के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है? मिड डे मील स्कीम में के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है? ऑप्शन है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, आपको इसका हेड क्वार्टर देख लेना है. इसके बाद आएगा आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. सो मिड डे मील स्कीम का जो जिम्मेवार है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसको देखता है. ठीक है. Next question, which is question number 17, and this is also a very important question for your exam. लेकिन दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा. ठीक है. तो आइए ये क्वेश्चन भी देखते हैं. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन ऑफ. जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरी क्रांति जिसको हम बोलते हैं इंडिया में, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक हम इंडिया में बोलते हैं MS स्वामीनाथन को. ओके, और वर्ल्ड में हम किसको बोलते हैं वो आपको कमेंट में जाके लिखना होगा. इंडिया के बारे में मैंने बता दिया. इंडिया में द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलने से हम MS स्वामीनाथन को बोलते हैं. अभी इंडियन गवर्नमेंट ने MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया है, आपको पता ही होगा. तो इन इंडिया फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन. जब ये हरी क्रांति आया था तो ये क्रांति ने कौन सा क्रॉप्स को पहले फोकस में रखा था, इंपॉर्टेंट क्रॉप के लिस्ट में रखा था? तो वो होगा आपका व्हीट एंड राइस. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18. What is the objective of the Integrated Child Development Services ICDS स्कीम? ICDS स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? ओके, सो ऑप्शंस आर टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज. अभी चलते हैं, सब ऑप्शन को पहले देख लेते हैं. नंबर बी में है आपका टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू प्रेग्नेंट वुमेन. नंबर सी में है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6, टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज. सो इन चारों ऑप्शंस में देखा गया तो सबसे सुइटेबल ऑप्शन कहाँ मिल रहा है हम लोग को? सी में, जो कि आंगनवाड़ी से बहुत रिजेंबल करता है. देखिए, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6, यानी कि आप लोगों ने भी देखा होगा आपके नेबरहुड में छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाता है, वो उन लोग को ICDS में डाला जाता है और उधर ही उनका पढ़ाई लिखाई चलता है. पहले फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन वहाँ चलता है, उसके बाद जाने के बाद उन लोगों को वहाँ न्यूट्रिशियस फूड भी सर्व किया जाता है. तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने का इनमें से दिए गए में से कौन सा मेथड नहीं है? ओके, ऑप्शन है आपका क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, देन सी में है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और नंबर डी है मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. सो करेक्ट आंसर विल बी मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. इंडिया में फूड सिक्योरिटी के लिए कौन सा चैलेंज नहीं है? नॉट. अभी पहले मैंने बताया था नो नॉट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज, चैलेंज नहीं है टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. तो ऑप्शंस देखते हैं. पॉवर्टी एंड inequality, climate change and natural disasters, lack of technological advancements in agriculture, inadequate shortage and transportation facilities. तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन एग्रीकल्चर. तो दोस्तों आज टॉप 20 क्वेश्चन से ही था, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है. आप लोगों को यह क्लास जरूर हेल्पफुल लगा होगा.
क्लास को हेल्पफुल लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले नए क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गुड बाय।